तो आज हम जानने वाले हैं एक नए आईपीओ की पब्लिक इशू की, जिसका नाम है फैल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी के आईपीओ को देखें तो 12 करोड़ का फ्रेश इशू आ रहा है और इसमें अगर हम रेवेन्यूज को और प्रॉफिट्स को एनालाइज करना चालू करें तो कई सारी चीजें हमको सामने आ सकती हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ी एक लर्निंग भी आपके सामने आएगी। केवल प्रॉफिट को देख करके डिसीजन अगर लोगे तो गड़बड़ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। अभी एंड तक रुकना, सारी बातें पता चलेंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। समझो जरा, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिख रहा है आपको और ये नंबर्स जो हैं वो इन लैक्स हैं। तो अगर आप ये देखो तो ये 12 करोड़ है और ये 13 करोड़ है और इसके बाद में ये 18 करोड़ का रेवेन्यू, और ऐसे करके मतलब 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 18 हुआ, 18 के बाद 13 हुआ, फिर 12 है, लेकिन ये 7 महीने का है। तो अगर डबल से थोड़ा कम कर लो तो लमसम 20 के आसपास यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, जो कि एक दिख रहा है कि ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ से 5 से 18 हुआ, लमसम ट्रिपल हुआ, लेकिन 18 से 13 हुआ, कम हुआ, लेकिन अब 13 से लमसम 20 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अंदाजा बोल रहे हैं 18 से 20 हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखो तो एबिडा जो है इसका कंपनी का 0.19 एक तरीके से करोड़, मतलब 19 लाख के बाद में बढ़ करके ये 1.4 करोड़ हो गया। यहाँ पे 2.6 करोड़ हो गया और यहाँ पर 2.7 करोड़, लेकिन 7 महीने का है, तो लमसम मान लो कि 3 CR तक आपको दिख सकता है। तो आपने देखा वहाँ पे एबिडा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लमसम 3 CR की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद में एबिट हो गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड पैट आपने हर एक कंपनी का देखा होगा, डिस्कशन होता है किसी भी आईपीओ में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 12 लाख लमसम है, यहाँ पे लमसम 1 CR के करीब पहुँच गया, यहाँ पे 1.8 CR हो गया, सॉरी 1.8 CR हो गया, यहाँ पे 1.3 है, लेकिन 7 महीने में है, तो उस हिसाब से आप देखो 2 तक पहुंच जाता था, ठीक है, 2 CR तक हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.5%, 5%, 13% और अभी 10%। तो ये मार्जिन अच्छे निकल के आ रहे हैं इनके, शायद पुराने कस्टमर हो गए, एक बार इन्होंने अच्छा काम किया और उसके बाद में फिर इनको बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जिससे इनको शायद बेटर मार्जिन मिल रहे हैं। कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 से लिस्टेड है। और थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा इनका काम क्या है। आपने बिल्डिंग्स के बाहर में शीशे वगैरह देखे होंगे, फैब्रिकेटेड शीशे जैसे एकदम बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग बन जाती है, तो वो चीज़ ये बनाती है कंपनी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे और रिस्क जो होते हैं वो उनके बारे में भी बताऊंगा। अब पी रेशियो अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो ये इसका एक कंपैरिजन है इसके एक पीयर से। पीयर बोले तो इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी एक तरीके से, ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। फैल्कन का रेवेन्यू तो लमसम 13 करोड़, ठीक है। इस कंपनी का रेवेन्यू लमसम 15 टाइम्स 181 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 2 है, ठीक है, 15 गुना रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है। अर्निंग पर शेयर इसकी जितनी है उससे जस्ट थोड़ी सी डबल से कम है इनोवेटर फैकेड सिस्टम्स की। उसके बाद में पी रेशियो जो अपना फैल्कन में आपको मिल रहा है वो 23 का है, और सेम चीज़ लमसम इस कंपनी में भी है, और जबकि ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो और 62 के प्राइस पे ये आईपीओ आपको मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा मेरे को महंगा लग रहा है, ठीक है। एंड मार्केट कैप उसी बेसिस पे अगर आप देखो तो 42 करोड़ की है, और जैसा मैंने बताया आपको 12 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है। तो 12 करोड़, अब यहाँ पे एक चीज और है कि 12 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, 42 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। मैंने देखा प्रमोटर होल्डिंग पहले से 91% है और इस आईपीओ के बाद में वो रह जाएगी 65%। देखो इन जनरल अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट देखता हूं हमेशा, तो मेरा एक दिमाग में हमेशा ये फिट रहता है कि यार प्रमोटर की होल्डिंग 80% से ऊपर तो रहनी चाहिए। यहाँ पे इतनी छोटी कंपनी, उसमें भी इतनी बड़ा पार्ट इक्विटी का निकला जा रहा है, आगे कभी फाइनेंसिंग या किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो ये कंपनी के पास में कुछ रह नहीं जाता है। अभी आपको और चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे किसी ने जिस भी कंपनी ने ये रिव्यू किया उसने 4/10 दिया हुआ है, वो एक अलग बात है। कोर बिजनेस एक्टिविटीज कंपनी का क्या है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो सब फैब्रिकेशन वगैरह, बिल्डिंग के बाहर शीशे कांच टाइप का जो सिचुएशन होता है उसको अच्छा करना और सुंदर बनाना, उस तरीके के काम में इन्वॉल्व है। ऐसे कामों में अगर आप देखोगे तो कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है, और अगर मान लो बिल्डिंग सही टाइम से नहीं तैयार होके मिली तो ये समझ लो कि इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ और बिल्डिंग सही से तैयार, मतलब सही टाइम से नहीं मिल रही, तो ये उसके बाद में काम तभी कर पाएंगे जब बिल्डिंग इनको सही टाइम पे मिलेगी। तो अगर बिल्डिंग किसी वजह से नहीं सही से तैयार होकर के मिल पाई, लाइक रियल एस्टेट की मार्केट में मंदी आ गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे इनको बहुत नुकसान हो सकता है। अभी उसके बारे में भी डिटेल में और समझेंगे। अब एक और चीज़ है, कंपनी के कस्टमर जो हैं वो टॉप 10 की अगर आप बात करो तो बहुत लिमिटेड है, मतलब 80% 70% रेवेन्यू कंपनी का टॉप 10 कस्टमर से ही आ रहा है। और कंपनी इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट है कि टॉप कस्टमर्स ही, जो कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही दूसरे कस्टमर रिकमेंड करते हैं। तो कंपनी का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी या एक दूसरे के रिकमेंडेशन के बेसिस पे काम चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, अगर आप देखो सरनेम्स इनके तो सेठ
तो एक तरीके से फैमिली रन। और जो मैंने शेयर होल्डिंग की बात करी, पहले शेयर होल्डिंग 91% थी, अब 65 हो गई है। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा हिट करता है कि यार 65% अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो मतलब थोड़ा सा अंदर से अजीब सा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर हो रहा है तो फिर कहाँ क्या जा रहा है, और इसके अलावा जो 9-10% की इक्विटी अभी नहीं है कंपनी में, वो कहाँ गई है, वो भी देखने की जरूरत है आपको। फाइनेंशियल्स की हम कुछ हद तक तो बातें कर ही चुके थे, अभी यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स देखेंगे वहां पे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेवेन्यू तो हम बात कर ही चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 5 CR से लमसम 13 तक पहुंचा है, लेकिन ये 13 पूरा नहीं है, तो 18 से 20 के बीच में एंड होने की चांसेस है। कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है, एक अच्छी चीज है, 22 से 631 हो गई। लेकिन एक चीज आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली, पिछले भी IPO के वीडियो में मैंने बताया था, जो कि बाबा रामदेव वाला था, और उसके बाद में ये 48 मतलब 48 क्या 0.48 48 लाख से बढ़कर के 67 लाख, फिर 1,90,00,000, और यहाँ पे 3,66,00,000 की बोरोइंग है। ये लगातार बढ़ रही है। ये क्यों इतना लगातार क्यों बढ़ रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बोरोइंग बढ़ती जो जा रही है इसको पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि उस तरीके का एक IPO लाया जा रहा है, हो सकता है पे ऑफ करना हो, ये एक रीजन हो सकता है, इंटरेस्ट को पे करने का रीजन हो सकता है। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ठीक से चीजों को, ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर पा रही, ऐसा है क्या, वो देखने की कोशिश करते हैं। रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर देखोगे तो बोरोइंग ज्यादा बढ़ी है। 1.4 CR पे रिजर्व्स हो गए, कैश और रिजर्व जो भी है, उसके बाद में 21 लाख से बढ़कर के अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी में कुछ चीजें, अगर आप यहाँ से देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छी खासी दिख रही है 27%, रोस भी 26% दिख रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम है कंपनी का, एक तरीके से 0.58 है, प्रॉफिट मार्जिन 10% का। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आखिरी तक रुकिएगा, ऐसी बात बताऊंगा जो आपको अभी तक समझ में नहीं आएगी, कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट में लिखी नहीं है, ऐसे नहीं समझ में आएगी। ये देखो, अब प्री IPO अर्निंग पर शेयर 3.6 और यहाँ पे 3.3 हो जाएगी, एंड पी रेशियो 16 का समथिंग है और 18 तक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, क्या करना चाहती है कंपनी ये IPO ला करके, इसको समझते हैं जरा। पहला तो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना चाहती है, और जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह लगाते हैं बिल्डिंग के बाहर उसको खरीदने के लिए करना चाहती है। लेकिन समस्या ये है कि यार आप बिजनेस में हो ना बहुत पहले से, आपके पास तो इस चीज के लिए पैसे होने चाहिए थे, इसके लिए IPO लाने की क्या जरूरत है? ये मतलब एक नॉर्मल सी बात है जो मैं सोचूंगा। अगर ठेकेदारी का बिजनेस है ये, कि जो भी मान लो वो फैकेट लगा रहे हैं, जो बाहर लगता है वो उसको छोड़ो यार, कोई भी बिजनेस अगर ठेकेदारी भी कर रहे हो, रोड कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो, तो आपके पास तो इतनी कैपिटल होती है, उसी से आप खरीद लेते हो, उसके लिए फाइनेंसिंग नहीं करानी पड़ती। और इतनी बड़ी कंपनी है, पार्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब उस हिसाब से अगर ठेकेदारी के हिसाब से सोचो तो बड़ी कंपनी। द पार्ट ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में ऐसा क्या चैलेंज आ गया जिसके लिए वर्किंग कैपिटल को खड़ा करना पड़ रहा है फिर से? तो मतलब पॉइंट ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये यार वर्किंग कैपिटल नहीं समझ में आता। वर्किंग कैपिटल के लिए IPO, चलो देखते। अच्छा, कंपनी इज इंगेज इनटू इंस्टॉलेशन, ये सब मैं बता ही चुका हूं आपको। और 7 टाइम्स जब तक ये वीडियो हम बना रहे हैं, 22 अप्रैल तक के 7 बजे तक के अगर डेटा को देखो तो 12 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 7 टाइम्स हो चुका है। पब्लिक वाला जो पार्ट है वो 12 टाइम्स हो चुका है। और जो दूसरी कैटेगरी अपनी NII वाली कैटेगरी, उसमें 1.88। तो NII कौन है उसको जरा देखो जाकर के, और वो क्या आखिरी में आखिरी दिन जाकर के सब्सक्राइब करने वाले या करने वाले कि नहीं करने वाले, वो आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम इस पे केवल 6 रुपये दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड सिचुएशन है, ऑलरेडी महंगा आ रहा है IPO। 10% की लमसम इसमें आपको लिस्टिंग गेंस दिख रहे हैं, 62 पे आ रहा है, ठीक है। एंड ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, एंड उसके बेसिस पे ही आपको ये बताई जा रही है चीज़, ठीक है। एंड 23 आज लास्ट डेट है जब ये वीडियो बन रहा है। तो अभी यहाँ से फिर से वीडियो ये चालू होता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन यार हर एक कंपनी के साथ होता है। लार्ज पार्ट ऑफ द आवर न्यू ऑर्डर्स इज फ्रॉम रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। तो कस्टमर के साथ अगर रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, ये क्लियरली कंपनी कह रही है, ठीक है। उसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस वगैरह खुद की ओन्ड बिजनेस बिल्डिंग पे नहीं है, जो कि थोड़ा सा आपके लिए एक कंसर्न होना चाहिए। रेवेन्यूज सिग्निफिकेंटली हैव बीन डिपेंडेंट ऑन फ्यू कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब बड़ी सिंपल सी बात आप देखो, 78%, 90%, 85%, 85% सबका सब लमसम, ये जितना भी ये अच्छा खासा परसेंटेज है, ये कहाँ से आ रहा है? ये इनके टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है, ठीक है। टॉप 10 कस्टमर एक तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो ये टॉप 10 कस्टमर आपको दिख रहा है, ये टॉप 10 कस्टमर से ही ये रेवेन्यू आ रहा है।
ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखने वाली, टॉप 10 कस्टमर आपके 78%, 90%, 85%, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ईयर था, अलग अलग ईयर्स में, मगर किसी भी हालत में 78% भी 80% के आसपास ही है। मतलब 80% से ज़्यादा डिपेंडेंसी तो टॉप 10 कस्टमर्स पे है, ठीक है। और कंपनी के कुछ ऑपरेशन अफ्रीका में भी हैं, तो कुछ परसेंटेज रेवेन्यू उधर से भी आता है। अगर आप ज्योग्राफी वाइज देखो तो यूपी में एंड हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रेजेंस है। दिल्ली में रिसेंट में प्रेजेंस बढ़ा है और 15% रेवेन्यू आना चालू हुआ है। उसके बाद में प्राइमरी डिपेंडेंस भी फ्यू सप्लायर्स पे ही है, तो वही बात है कि वहाँ भी अगर आप देखो तो 82, 96, 80, 75% उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। स्पेशली देखिए हरियाणा, दिल्ली और यूपी से इनका बिजनेस आ रहा है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो हरियाणा कंट्रीब्यूटेड 54, 39, 50 एंड 51%, सब आधा रेवेन्यू इनका हरियाणा से आ रहा है। दिल्ली में रिसेंट में इन्होंने बढ़ना चालू किया है, मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2.5% हुआ, 3.5 हुआ, फिर 15% हुआ। और ये जो दूसरा आखिरी वाला है यूपी, वहाँ पे बाई 35, 22, 42, 33 थोड़ा बढ़ घट रहा है। मतलब कि इनका और कस्टमर्स, इनका कहना है कि कस्टमर बड़े आराम से नोटिस दे करके अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, जिससे कि एडवर्सली बिजनेस इनका इफेक्ट हो सकता है। Business requires services of third parties including suppliers and subcontractors which entails certain risk। अब वो भी एक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी के रिस्क हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग चलती है भाई, अब बहुत सारी अलग अलग तरीके की बिडिंग होती है, वो बिडिंग में इनका पार्टिसिपेशन होता है। अगर बिडिंग नहीं कर पाते तो फिर वहाँ से भी एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट इनको ना मिले। प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट बेसिस पे जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उसके बेसिस पे इनका रेवेन्यू होता है, बढ़ता है या जो भी है सिग्निफिकेंट। मेन जो चीज़ें हैं, जो ऑपरेशन से कैश फ्लो की बात जो है, could be adversely affected if we are unable to collect dues and receivables from invoice and unbilled services to our clients। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो इनकी प्रॉब्लम जो मेरे को दिखी थी इनके सिस्टम के अंदर, वो यही थी कि यार इनके पास में ये सर्विसेज तो दे चुके, उसकी बिल्डिंग में पैसा भी लगा चुके, उससे अगर इनको पैसा नहीं मिला तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। अभी बताऊंगा डिटेल में, इसीलिए मैंने बोला था एंड तक रुकना। तो पैसा जहाँ से रिसीव करना है वो मिला नहीं है, और जो सप्लायर है उसको पैसा एडवांस में देना पड़ता है, तो दोनों तरफ से चोक इन पॉइंट आ गया। इधर भी पैसा देना है और उधर से पैसा जो मिलना था वो मिला नहीं है, तो जो दे दिया वो भी गया और जो मिलना है वो अभी आया नहीं, तो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी की वजह से ये, अगर देखो यार इस तरीके का चैलेंज है, ये ऑपरेशनल चैलेंज है, मतलब मैनेजमेंट केपेबल नहीं है। अगर इस तरीके की इनकेपेबिलिटी है तो आगे भी ये समस्या होने वाली है। अगर आगे भी होने वाली है तो फिर मेरे को उसमें लगाना है कि नहीं लगाना, ये आप खुद समझ लो। तो मेरा काम है इसको बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू करना, जो मैंने किया। अब आगे की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अगर एंटिसिपेट नहीं कर पाए तो वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और शिफ्ट्स आते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले वैसे जो आप फ्रेगमेंटेड और ये सब फैब्रिकेटेड ग्लास और ये सब देख रहे हो स्ट्रक्चर्स, ये सब नहीं हुआ करते थे। तो आज से 20 साल बाद भी कुछ दूसरी चीज़ें होंगी। हो सकता है 5 ही साल में चीज़ें चेंज होने लग जाएँ, अलग अलग तरीके के घर बनने लग जाए, तो उस चीज़ पे अगर अडेप्ट नहीं किया तो वहाँ पे भी एक रिस्क है। अब यहाँ पे ये जो कंपनी ने कैश फ्लो वाली बात कही थी उसको और डिटेल यहाँ पे आपको मिल रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ 317, ये तो लैक्स में, तो मतलब एक तरीके से 3 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो। ये इस साल के अक्टूबर तक की, मतलब 2023 के अक्टूबर तक की कहानी है। यहाँ पे लमसम 15 लाख है, और यहाँ पे नेगेटिव में 50 लाख है। यहाँ पे मतलब कैश की सिचुएशन कंपनी में डामाडोल दिख रही। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी, उसके बाद सुधार आया, कैश आया, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा बड़ा उधार, या कह लो मतलब एक तरीके से नेगेटिव कैश फ्लो। फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है वो खुद आप देख सकते हो, बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे क्लियर हमको दिख रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगेन आप देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेट में अगर आप देखो तो नेगेटिव है, ठीक है, नेट में नेगेटिव है, मगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया है। क्या ये बैंक से आया है, बैंक से जो उधार लिया है या कहीं से बोरोइंग जो लिए वहां से आया है? ऐसा तो नहीं है। अगर है तो फिर यार नेट में जो सिचुएशन है उसको देख लो। देखो इन्होंने क्या लिखा है, इफ वी आर नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लोज इन फ्यूचर इट में एडवर्सली अफेक्ट अवर बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है कैश फ्लोज में। अब जैसा मैंने पहले ही बोला था, स्लो डाउन इन रियल एस्टेट बिजनेस कैन इम्पैक्ट देयर बिजनेस। एनी डिले ऑफ कंप्लीशन, जो भी स्ट्रक्चर है उससे भी इनका जो है नुकसान हो सकता है। एक पार्टी के भैया आपने टाइम से पूरा नहीं किया, हम पैसे नहीं देंगे या कम देंगे, हमको इतना नुकसान हुआ, हमारी कमर्शियल बिल्डिंग थी, टाइम पे आपने उसको रेडी नहीं किया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब ब्रांड और रेपुटेशन अगर गड़बड़ाई तो वहाँ पे भी एक दिक्कत आ सकती है कि ट्रस्ट जो बिज़नेस है उसका उसकी जो है जो छवि है वो ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कंपनी के पास आगे काम ना आए। तो ये भी मतलब ये तो किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी कंपनी के साथ में, तो वो भी इन्होंने हाईलाइट किया। बहुत सारे भाई पूरी इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भयंकर कंपटीशन है, उस कंपटीशन की वजह से यार इनका काम इम्पैक्ट हो सकता है कि यार दूसरा कंपटीटर ज़्यादा बेटर प्राइस दे रहा है। तो ये देखो यार, ये सब तो किसी भी बिजनेस में इन जनरल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड करूंगा। होपफुली आपको जो प्रॉब्लम कैश फ्लो से रिलेटेड मैंने बताई उसको आप डीपली समझ पाए होगे, और इसको एक तरीके से आप समझ पाए होगे कि किस तरीके की कंपनी है, क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से ये एक तरीके से आईपीओ लेकर के आ रही है। जैसा कि पास्ट के भी एक वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि बहुत सारी कंपनियां तो इस चक्कर में आईपीओ लेकर के आ रही हैं कि भैया मार्केट बुलिश है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो उसको आपको अवॉइड करना है। मैं किसी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है कि यार वाकई में जो पैसा आप दे रहे हो वो आगे चल करके ग्रोथ की एक्टिविटी में लगना है कि नहीं लगना है। और यहाँ पे अगर ग्रोथ की एक्टिविटी में लगना है लेकिन कैश फ्लो ही नहीं रिसीव कर पा रही है कंपनी। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फिर वीडियो एंड करूंगा। मान लो कि कंपनी को बहुत भयंकर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट जो उसकी P&L स्टेटमेंट में दिख रहा है, उसकी बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। और कैसे नहीं हुआ उसको समझो रहा, उसने माल बेचा तो माल के बेचने के बेसिस पे मान लो 80% उसकी कॉस्ट लगती थी, 20% का मार्जिन बना, लेकिन कस्टमर ने पैसा अभी दिया ही नहीं है। और मान लो कि कस्टमर पैसा लेकर के भाग गया, पैसा मर गया, तो यहाँ पे तो बैलेंस शीट में अभी दिख रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिख रहा है कि यार इन्होंने पैसा कमाया। तो ये सिचुएशन अगर इस तरीके से कभी आती किसी कंपनी के साथ में, तो आप क्या करोगे कि वो बैड डेट्स बन गए, कि वो खत्म हो गया पैसा। अगर ऐसा हुआ, पैसा खत्म हो गया और वो पैसा मर गया, तो फिर आपको क्या दिखेगा? स्ट्रेस दिखेगा। जहां से आपने बोरो किया था वो बोरोइंग आपकी इंटरेस्ट भी मांग रही, सब कुछ मांग रही, और आपका पैसा गया। तो एंड करता हूँ, आपसे आज्ञा चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आईपीओ में के अलावा भी कुछ और ऑप्शंस चाहिए तो वीडियोस मेरे लगातार आते रहते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के ऑप्शंस होते हैं जिनको आप सीख करके अच्छा रिटर्न मार्केट से कमा सकते हो, गिरती हुई मार्केट में भी कमा सकते हो। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं हूँ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।